वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नीलम और नीलम आपको अपने चैनल में वेलकम कहती है। शुरू करते हैं आज की वीडियो अल्लाह का नाम लेकर, जो इंतहाई आली रुतबा और बहुत जलीलुल कदर है। लिसनर्स, हम आपसे शेयर कर रहे थे काला जादू नावल, जिसकी आज एपिसोड 4 है। आपको हमारा नावल कैसा लग रहा है? आप अगर चाहते हैं कि हम इसको कंटिन्यू रखें तो आप हमें अपना फीडबैक दे सकते हैं। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम अपना FB ID भी आपके साथ शेयर करेंगे और email ID भी। आप भी हमारे साथ अपनी स्टोरीज शेयर कर सकते हैं, फेसबुक पर भी और ईमेल पर भी। तो कल हम लोगों ने एंड किया था कि इंस्पेक्टर रफ़ीक से पूछ रहा था कि वो बंदा जिसको तुमने अब दोबारा कत्ल किया है वो कौन है, वो तुम्हारा क्या लगता है, तुम्हारी उससे क्या दुश्मनी थी। जिस पे रफ़ीक ने यही कहा था कि मुझे कुछ मालूम नहीं है। उसके बाद रफ़ीक ने हंसते हुए इंस्पेक्टर साहब से कहा, मैंने जो कुछ भी किया उसका अंजाम मेरे लिए बहुत अच्छा है जो मुझे मिल रहा है। जिस पे इंस्पेक्टर ने गुस्से से कहा कि तुम्हें इसकी सज़ा बहुत बुरी मिलेगी, तुम किसी गलतफहमी में मत रहो। ये कहना ही था कि रफ़ीक खामोश हो गया। इंस्पेक्टर साहब बहुत गुस्से से रफ़ीक को देख रहे थे और सब रफ़ीक को बहुत नफ़रत की निगाहों से देख रहे थे। रफ़ीक ये नफ़रत अब बर्दाश्त नहीं कर सकता था। रफ़ीक इंस्पेक्टर की अब किसी बात का भी जवाब नहीं दे रहा था। इंस्पेक्टर साहब उठे और गुस्से में चले गए। अगले दिन रफ़ीक को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया, ये कहकर कि ये बिल्कुल ठीक है और ये हॉस्पिटल में भी अब रखने के काबिल नहीं है, ये वहशी दरिंदा है, इसको काल कोठरी में बंद कर देना चाहिए। अब रफ़ीक को एक अकेले लॉकअप में बंद कर दिया गया। जितने भी संतरी थे जो रफ़ीक का बाहर पहरा देते थे, वो सब रफ़ीक से बहुत ज़्यादा नफ़रत की निगाह से देखते और रफ़ीक से बहुत ज़्यादा डरते थे। और जिस लॉकअप में रफ़ीक को बंद किया हुआ था, उस लॉकअप के करीब से भी वो नहीं गुजरते थे, इसलिए कि कहीं रफ़ीक हमें पकड़ ना ले और मार ना दे। सब रफ़ीक से बहुत डरते थे। रफ़ीक को जब लॉकर में बंद कर दिया गया, अगले दिन उस काल कोठरी में रफ़ीक के मामू रियाज रफ़ीक से मिलने के लिए आए। मामू रियाज बहुत ज़्यादा रो रहे थे और मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा था। मामू रियाज ने कहा कि ये अब तुमने क्या कर दिया है, एक नया अजाब खड़ा कर दिया है। अब तो वकील साहब भी तुम्हारा केस लड़ने के लिए तैयार नहीं है, वो भी हमसे बहुत नाराज़ है। लेकिन कुछ बड़े लोगों की सिफारिश के साथ मैंने उनसे दोबारा मुतालबा किया है कि वो तुम्हारा केस लड़ें। रफ़ीक, ये तुम कैसे करते हो? रफ़ीक अभी भी यही कहता था, मामू मैं ये सब कुछ जानकर नहीं करता। मामू मुझे मालूम नहीं होता कि किसी चीज़ का असर मेरे दिमाग पे पड़ जाता है। मैं आपको क्या बताऊं कि मेरे साथ क्या होता है? मैं तो मामू को सच्चाई भी नहीं बता सकता था। अचानक से ही मामू के चेहरे पे बहुत बुढ़ापा जाहिर होने लगा परेशानी की वजह से। मामू पैसे को बहा रहे थे, लेकिन मेरा कुछ भी नहीं बन पा रहा था। मामू ने मुझे बताया कि तुम्हारे वालिद साहब बिल्कुल चारपाई से लग गए हैं और तुम्हारी वालदा का ज़हनी तवाज़ुन अब बिगड़ता जा रहा है। मैं बहुत परेशान था, मैं क्या करता, लेकिन मामू ने कहा हौसला रखो, मैं सब कुछ कर लूँगा, जब तक मैं हूँ मैं तुम्हें यूँ नहीं रहने दूँगा। रफ़ीक ने मामू से कहा कि मामू मैं तो अब इस दुनिया से चला जाऊँगा, प्लीज़ आप मेरे घर वालों का ख्याल रखना, मुझे नहीं लगता कि ये लोग मुझे छोड़ेंगे। इतने में संतरी आए और वो मामू को धकेलते हुए बेइज्जत करते हुए बाहर ले जाने लगे और कहने लगे कि इसको घर मत बनाओ, तुम्हारी मुलाकात का टाइम ख़त्म हो गया है। मैं अपने मामू को बेइज्जत होता देख रहा था। ये सब कुछ मेरे ही बुरे काम का नतीजा था। उस बदबख्त साधु ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। अगले दिन दोबारा मेरे वकील मुझसे मिलने के लिए आए और मुझे कहा कि मैं दोबारा से तुम्हारा केस लड़ा हूँ ना चाहते हुए। कल तुम्हें अदालत में हाजिर किया जाएगा। तुमने अपना वही बयान रखना है जो पहले दिन दिया था। रफ़ीक ने सर हिलाते हुए कहा, मैं ऐसा ही करूँगा। अब इंस्पेक्टर ने भी मुझे कहा कि तुम एक वहशी दरिंदे बन चुके हो, हम सबको तुमसे डर लगता है, जब तुम किसी को कत्ल करते हो तो तुम्हें होश नहीं रह जाती। अब अगले दिन जब मेरी अदालत में पहली हाज़िरी थी तो जो मुखालिफ वकील था उसने यही कहा कि ये बिल्कुल ठीक है, इसको सज़ा मिलनी चाहिए, जबकि मेरे वकील ने कहा इसकी दिमागी हालत ख़राब है,
एक दफ़ा इसको सज़ा देने से पहले आप इसकी दिमागी हालत को चेक करवाएं, क्योंकि मामू यही समझते थे कि वाकई ही मेरा दिमाग ख़राब हो चुका है, इसीलिए मैं ऐसा करता हूँ। खैर, अगले दिन अदालत के कहने पे मेरे दिमागी मुआलजे के लिए मुझे दोबारा हॉस्पिटल में भेज दिया गया। तरह तरह के चेकअप होने लगे। मैं उन चेकअप से आजिज़ आ चुका था। वो बहुत तकलीफ़ दे मंज़र था, जैसे मेरे दिमाग के वो सैंपल लेते थे और मुझे चेक करते थे। सब कुछ चेक होने के बाद मुझे दोबारा जेल में भेज दिया गया। अब अगले दिन मेरी दोबारा अदालत में हाज़िरी थी। जब मैं अदालत में गया तो मेरे मुखालिफ वकील ने मेरी रिपोर्ट्स जज साहब को दिखाई, जिस पे जज साहब ने देखते ही कहा कि इसकी तो दिमागी हालत बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल परफेक्ट और तंदुरुस्त है डॉक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक। ये सब कुछ जान के करता है, ये झूठ बोलता है। उस दिन अदालत में मेरी पेशी के लिए मेरे वालिद साहब भी आए हुए थे और मेरा छोटा भाई भी आया हुआ था। अदालत ने अपना फ़ैसला सुना दिया कि तुम अब और इस दुनिया में रहने के काबिल नहीं हो, तुम्हें सज़ाए मौत होगी और तुम्हारी तारीख का भी तयन कर दिया गया है। ये बात सुननी थी कि मेरे वालिद साहब बेहोश हो गए और गिर गए। मामू अब्बू को संभालने लगे। मैं अब हर चीज़ को अपने ज़हन से मिटाने लगा। बस मुझे यही पता था कि मैं अब इस दुनिया में चंद दिन का मेहमान हूँ, मैं चला जाऊँगा। सब बहुत परेशान थे, सबकी हालत बहुत बिगड़ चुकी थी। अब मुझे एक ऐसी कोठरी में बंद किया गया जहाँ दूर दूर तक काली अंधेरी रात थी, कुछ भी नज़र नहीं आता था। मामू मुझसे मिलने के लिए आए, वो बहुत परेशान थे। मैंने मामू से कहा, मामू अब मेरी सारी जिम्मेदारियाँ आपके कंधों पर हैं, आपने ही मेरी वालदा को, मेरी बहन को और मेरे छोटे भाई को और मेरे अब्बू को संभालना है। ये मेरे ही गुनाह की सज़ा है जो मुझे मिल रही है। मामू बहुत ज़्यादा रो रहे थे। अगले दिन मेरे छोटे भाई और मेरी बहन मुझसे मिलने के लिए आई। मैंने उन लोगों को देखकर कहा, तुम लोग कौन हो? मैं तुम लोगों को नहीं जानता, चले जाओ इधर से। मैं तुम सब लोगों से नफ़रत करता हूँ। मेरा अब इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं चंद रोज़ का मेहमान हूँ। मेरी बहन धाड़े मार मार के रो रही थी। मेरे भाई के आंखों के आंसू चिपके हुए थे। वो उसकी आंखों से यूँ लगता था कि जैसे वो कई तन्हाइयों का शिकार है और वो अकेलेपन का शिकार है। उसका दोस्त इस दुनिया से जा रहा है, उसका साथी इस दुनिया से जा रहा है। बहन यही कहती थी, भाई आखिरी दफ़ा हमारी तरफ देखो तो सही। वालदा तो इस कंडीशन में भी ना थी कि वो मुझे देख सकती। ये थी मेरी लालच की सज़ा जो मुझे मिल रही थी। अगर इस तरह कोई दौलत हासिल कर सकता तो लाखों लोग दौलत हासिल कर लेते। मैं बहुत शर्मिंदा, मैं बहुत खौफज़दा था। खैर, मैंने अपने दिल को समझा लिया था कि अब मेरे कुछ ही रोज़ इस दुनिया में बाकी हैं। मेरा उनकी तरफ ना देखना। मेरे बहन भाई रोते और पीटते घर वापस चले गए। मामू भी वापस चले गए। अब कुछ दिन ही बाकी थे। संतरी भी अब मेरी तरफ काबिल रहम नज़रों से देखते थे। पहली दफ़ा मैंने उनकी नज़रों में अपने लिए रहम देखा। वो सब भी मुझे यही कहते थे, मियाँ अब खुदा से मुलाकात का टाइम है, नमाज़ पढ़ लो, अल्लाह को याद कर लो, अल्लाह से माफ़ी मांग लो। मैं उनको बड़ी तंग नज़रों से देखता और अपनी नज़रों को घेर लेता। जैसे जैसे मेरी मौत का वक्त करीब आ रहा था, मेरा दिल और सख्त होता जा रहा था। बिल आखिर वो दिन आ गया। सुबह के टाइम मुझे संतरी लेने के लिए आ गए। उन्होंने मेरे हाथों में बेड़ियाँ डाल दी, मेरे पैरों में भी बेड़ियाँ डाल दी और मुझे घसीटते हुए बाहर लेकर जा रहे थे। मुझे स्टेट और डॉक्टर साहब और इंस्पेक्टर भी सुबह के 4 बजे वहाँ पहुँच चुके थे। सब इंतज़ाम हो चुके थे कि अचानक से जब संतरी मुझे मौत घाट की तरफ लेकर जा रहे थे, फांसी घाट की तरफ, तो मेरे सर पर एक अजीब सी सरसराहट हुई। मैंने इधर उधर देखा तो कोई ना था, सिर्फ संतरी और मैं ही थे, जबकि संतरी मुझसे थोड़े फासले पे थे क्योंकि मैं एक ख़तरनाक मुजरिम था। जब मैंने देखा कि मेरे सर पे वो चीज़ चलती चलती मेरे कंधों पर आ रही है, तो मेरी नज़र पड़ी तो मेरे कंधे पर वही पकड़ी थी। अब मैं फिर बहुत परेशान हो गया। मैंने कहा, अगर संतरी इसको देख लेंगे तो वो पहचान जाएंगे कि मेरी दिमागी हालत वाकई ही उस टाइम पे ख़राब हो जाती है। लेकिन संतरी सिर्फ मेरे मुंह की तरफ देख रहे थे कि ये मुंह में क्या बुड़बुड़ा रहा है। अब वो साधु दोबारा एक मकड़ी के रूप में मेरे सर पर आन पहुंचा और मुझे कहने लगा, मियाँ अब सुनाओ, क्या कहना है तुम्हारा, क्या हुआ तुम्हारे साथ। मैंने उससे बोला कि मैं तुम्हारी बात कभी भी नहीं मानूंगा। मैंने मौत को गले लगा लिया है,
لیکن میں نے تم ناپاک کو پیر پھگن صاحب کے مزار پر نہیں جانے دیا، نہیں دفنایا۔ اس پر وہ سادھو خبیث بولا، ابھی بھی وقت ہے میاں، مان جاؤ میری بات، کچھ نہیں ہوگا، ہم تمہیں بچا لیں گے۔ اگر ہم تمہارا یہ حشر کر سکتے ہیں تو ہم تمہیں بچا بھی سکتے ہیں۔ جس پہ رفیق بولا، نہیں، مجھے تمہاری کسی بھی رحم دلی کی ضرورت نہیں، میں نے موت کو گلے لگا لیا ہے۔ مجھے یہ تو پتہ ہے کہ میں نے ایک شیطانی راستے کو اختیار کیا، لیکن اب میں اپنے رب کے حضور سرخروں ہوں کہ میں نے تمہارے شیطانی عمل کو کامیاب نہیں ہونے دیا۔ منتری ہنس رہا تھا، سادھو ہنس رہا تھا۔ سادھو کہتا کہ تم ایسے ماننے والے نہیں ہو۔ سادھو ایک شیطانی ہنسی کی طرح ہنس رہا تھا اس کے سر پہ۔ اچانک سے سادھو کی آوازیں بند ہو گئی اور رفیق کی آوازیں بھی بند ہو گئی۔ منتری سادھو کو بہت عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ اتنے میں سادھو دوبارہ بولا، رسی جل گئی ہے لیکن بل نہیں گیا۔ میاں، ہم تمہیں ایسے مرنے نہیں دیں گے۔ تم نے کیا سمجھا ہم تمہیں آسانی سے مرنے دیں گے؟ ہم تمہیں اس دنیا سے ایسے نہیں جانے دیں گے۔ ہم تم سے اپنا کام کروا کر ہی سانس لیں گے۔ ہم تمہیں مرنے نہیں دیں گے۔ میں نے کہا اب تم ہمیں نہیں روک سکتے۔ میں اب پھانسی گھاٹ پر پہنچ گیا ہوں اور کچھ ہی دیر میں میری جان نکل جائے گی اور تمہارے جیسے منحوس شیطانی سادھو سے میری جان چھوٹ جائے گی۔ اس پہ سادھو بولا، بھگوان کی قسم میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا۔ اب کچھ ہی دیر باقی تھی، کچھ قدموں کا فاصلہ تھا کہ میں پھانسی گھاٹ پر پہنچ گیا۔ جلاد نے میرے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈالا۔ اب میرے گلے میں پھانسی کا پھندا تھا اور مجھے لگ رہا تھا کہ میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل رہی ہے کہ اچانک میرے پیروں کے نیچے ایک نرم ملائم سا گدا آ گیا جس نے مجھے ہوا میں اچھالا۔ یہ سب کچھ اتنی تیزی سے ہوا کہ اچانک سے ہوا اتنی آندھی آئی کہ جلاد، مجسٹریٹ اور ڈاکٹر اور انسپیکٹر کو سب کو اپنی پڑ گئی۔ اس آندھی نے سب کو اڑانا شروع کر دیا۔ وہ آندھی مجھے اڑاتے اڑاتے ہوا میں لے گئی۔ ہوا میں مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرا بازو کسی چیز نے پکڑا ہوا ہے اور کوئی چیز مجھے بہت زوروں سے کھینچ رہی ہے اور کھینچ کے مجھے جیل کے دروازے تک لے گئی ہے۔ خود بخود جیل کا دروازہ کھلا۔ جیل کا دروازہ کھلتے ہی جو چیز میرے بازو کو کھینچ رہی تھی وہ مجھے کھینچتے ہوئے ہواؤں میں اوپر لے گئی۔ جیل خانے کے باہر سب کچھ ایسے تھا جیسے آندھی اور طوفان چل رہا ہے، اور جیل کے باہر ایک بہت بڑا بیری کا درخت تھا، بہت اونچا اور بڑا۔ کوئی چیز میرا بازو کھینچتے کھینچتے اس درخت کے سب سے اونچے تنے پر لے گئی اور مجھے وہاں پر بٹھا دیا۔ جب میں وہاں پہ بیٹھا تو مجھے محسوس ہوا کہ میرے ساتھ کوئی اور بھی بیٹھا ہے۔ جب میں نے دوسری طرف دیکھا تو وہی منحوس شیطان سادھو تھا۔ اس نے مجھے کہا، بتاؤ میاں، ہم نے تمہیں مرنے نہیں دیا۔ اگر ہم تمہیں وہاں سے بچا کر لا سکتے ہیں تو سوچو ہم تمہیں زندگی کی ہر خوشی دے سکتے ہیں، لیکن تم ہماری بات نہیں مان رہے۔ وہ دیکھو لوگوں کو اپنی پڑی ہوئی ہے جو تمہیں پھانسی دلانا چاہتے تھے، اب وہ لوگ اپنے آپ کو نہیں سنبھال پا رہے۔ ابھی بھی وقت ہے، میری بات مان جاؤ۔ میں تمہارا ایسا حال کر دوں گا کہ تمہارے ماں باپ بھی تمہیں اپنے پاس رکھنے کو تیار نہیں ہوں گے۔ اب رات تک تم اسی درخت کے تنے پر بیٹھنا۔ وہ دیکھو تمہارے ماں باپ تمہاری میت کی تیاری کے لیے آئے ہیں، ایمبولینس لے کر آئے ہیں اور تمہاری لاش کو لے جانے کے لیے آئے ہیں، لیکن ان کو کیا پتا کہ جو چیز تمہیں یہاں تک لے آئی ہے وہ تمہارا کیا انجام کر سکتی ہے۔ سوچ لو، ہم تمہارا حلیہ برباد کر دیں گے، تمہیں تباہ کر دیں گے۔ تم ہی ہو جو مجھے پیر پھگن کے دربار تک پہنچا سکتے ہو۔ ابھی بھی وقت ہے، مان جاؤ، سوچ لو۔ رات سے پہلے اس درخت سے نیچے مت اترنا، اگر تم اترے تو وہ لوگ تمہیں پھر مار دیں گے اور تمہیں پھانسی گھاٹ تک لے جائیں گے۔ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اب رات کو تم جب اترو گے تو اتر کر اپنے گھر چلے جانا۔ آگے ہم تمہارا کیا انجام کریں گے وہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں تمہیں ایک دم مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، میں تمہیں پل پل ماروں گا۔ اگر تم ایک دفعہ مر جاؤ گے تو میرا انتقام پورا نہ ہوگا، اگر تم پل پل مرو گے تو میرا انتقام پورا ہوگا۔ لسنرز، یہ تھی اس کی سزا جو اس کو مل رہی ہے۔ آپ سب لوگ بھی نصیحت لیجیے، ہم سب کے لیے نصیحت ہے، کوئی بھی کالے علم کو مت کروائے۔ یہ آج کی ایپیسوڈ 4 تھی۔ میں امید کروں گی آپ کو یہ اسٹوری ضرور پسند آئے گی۔ لسنرز، آپ ہمیں فیس بک پر بھی فالو کر سکتے ہیں، ہم لوگوں نے گروپ بنایا جنات کے قصے، اس پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ آپ ہماری فیس بک سے ہمارے گروپ کو جوائن کر سکتے ہیں
اور ہمیں زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے، ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔